हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। प्लेटो का न्याय सिद्धांत पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले न्याय की हमारी जो वर्तमान समझ है उसे थोड़ा सा अलग रखना होगा। न्याय के बारे में जो हम आज सोचते हैं कि यह न्यायालय से प्राप्त होता है या समाज में जब सबको समान संपत्ति या समान स्थान प्राप्त हो जाएगा तब न्याय स्थापित होगा, तो इसे थोड़ी देर के लिए हमें भूलना होगा। प्लेटो का न्याय इस सबसे थोड़ा अलग है। प्लेटो ने सिद्धांत को वास्तव में उस समय के एथेंस की समस्याओं को दूर करने के लिए रचा था। एथेंस वो नगर राज्य जिसमें प्लेटो रहा करता था। उस समय के एथेंस में शायद हम जानते हो कि लोकतंत्र था, अयोग्यता का शासन था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लॉटरी से कार्यकारी पद प्राप्त कर लेता था। शासन भ्रष्ट था, अत्याचारी था, वहाँ बहुत गुटबाजी थी, अव्यवस्था थी, अशांति थी, महिलाओं की दशा भी बहुत शोचनीय थी, वगैरह वगैरह। तो इन सब समस्याओं से उद्वेलित होकर प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया, जिसमें उसकी नज़र में इन सभी समस्याओं का हल मौजूद है। उसके अनुसार उसका न्याय जो उसने रचा था, वो न्याय सिद्धांत ऐसी औषधि है जो समाज से अशांति, अव्यवस्था, कर्तव्य विमुखता तथा बुद्धिहीनता आदि व्याधियों को, जो एक आदर्श समाज के लिए घातक होती हैं, उसे दूर कर सकता है। प्लेटो जब अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय पर विचार करता है, तो न्याय क्या है इससे संबंधित अपने विचार रखने से पहले वो उस समय की जो प्रचलित मान्यताएं थी न्याय के बारे में, उनको खंडित करता है, उनका खंडन करता है और स्पष्ट करता है कि न्याय क्या नहीं है। तो वो कुछ पात्र जो उसने रिपब्लिक में रचे हैं, लिखे हैं, जिन पात्रों के माध्यम से वो आगे बढ़ता है, वाद विवाद की, संवाद की शैली में वो जो भी अपने सिद्धांत हैं, जो भी न्याय की संकल्पना है, उसको रखता है। तो कुछ पात्र जैसे सेफेलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमेकस, ग्लॉकन आदि जो भी उसके कैरेक्टर्स थे, पात्र थे, उनके माध्यम से वो वहाँ उस समय की पूर्व प्रचलित मान्यताओं को रखता है और एक एक करके उनका निषेध करता है। जैसे उनमें से किसी ने कहा कि अपने वक्तव्यों और कार्यों में सच्चा होना और अपने ऋण चुकाना न्याय है, या किसी ने कहा कि न्याय को एक ऐसी कला न्याय एक ऐसी कला है जिससे शत्रुओं के साथ बुराई की जाती है और मित्रों के साथ भलाई, या किसी ने कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित है, या किसी ने कहा कि न्याय दुर्बल व्यक्तियों का हित है। पर प्लेटो की नज़र में ये सभी न्याय नहीं है। उसने जो अपना ग्रंथ लिखा है रिपब्लिक, वो वार्तालाप शैली में लिखा है। तो प्लेटो एक एक करके इन सभी जो मान्यताएं थी न्याय की, उस समय की प्रचलित मान्यताएं, उनका खंडन करता है और अपनी मान्यता कि न्याय क्या होता है वास्तव में, उसे रखता है। तो प्लेटो यहाँ से स्टार्ट करता है। उसके अनुसार प्लेटो कहता है कि मानव आत्मा में 3 प्रवृत्तियां होती हैं। ज्ञान, मतलब उसको नॉलेज कह सकते हैं, संवेग या इमोशन, और तीसरी प्रवृत्ति भूख कह सकते हैं, या तृष्णा या इच्छा, या डिजायर या एपिटाइट। ये 3 प्रवृत्तियां मानव आत्मा में मूलतः पाई जाती हैं, ऐसा प्लेटो मानता है। और प्लेटो कहता है कि वैसे तो ये सभी प्रवृत्तियां सभी मनुष्यों में पाई जाती हैं, किंतु किसी मनुष्य में किसी प्रवृत्ति की प्रधानता होती है और किसी में किसी अन्य प्रवृत्ति की, और इसी आधार पर समाज में भी 3 वर्ग होते हैं। तो प्लेटो कहता है कि जिसमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है, वे उद्योग व्यापार को तत्पर होते हैं, मतलब वो व्यवसाय में लगे होते हैं। और जिसमें भावना की प्रधानता होती है, भावना की प्रमुखता होती है, वे सैनिक या योद्धा बनते हैं, सेना में जाते हैं और या फिर योद्धा का व्यवसाय अपनाते हैं। और जो ज्ञान से संपन्न होते हैं, ज्ञान से युक्त होते हैं, वे दार्शनिक वर्ग में आते हैं। अब प्लेटो इन 3 प्रवृत्तियों के लिए उपयुक्त सद्गुण भी बताता है। उसके अनुसार जिन व्यक्तियों में इच्छा या तृष्णा की प्रधानता है, जो उत्पादक वर्ग में है, उनके लिए उपयुक्त सद्गुण है संयम, अर्थात जिसमें इच्छा या तृष्णा
है ना। और जो उत्पादक वर्ग में है उनको कौन सा सद्गुण अपनाना चाहिए, उनको संयम अपनाना चाहिए, ऐसा प्लेटो कहते हैं। जिसमें भावना या मनोवैज्ञानिक की प्रधानता है, और जो सैनिक वर्ग में है उनको अपने अंदर साहस विकसित करना चाहिए, और ये ओब्वियस सी बात है। प्लेटो कहता है कि जिसके अंदर ज्ञान है, तीसरा सद्गुण, उसको विवेक, जिसके अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति है उसके लिए उपयुक्त सद्गुण होगा विवेक या विजडम। तो उससे रिलेटेड दार्शनिक या बुद्धिजीवी वर्ग को इस सद्गुण का विकास करना चाहिए, उसे अपने अंदर विवेक का विकास करना चाहिए। अब प्लेटो एक बात कहता है कि चौथा और सर्वोच्च सद्गुण है, वो सबसे बड़ा और सबसे ऊपर सद्गुण है, वो है न्याय। और वो न्याय समस्त सद्गुणों की संतुलित उपस्थिति का सूचक है। अर्थात वह व्यक्ति न्यायी होगा जिसमें ये तीनों सद्गुण संतुलित मात्रा में होंगे। अर्थात जिसमें तृष्णा और साहस और विवेक संतुलित मात्रा में होंगे तो वो व्यक्ति न्यायी होगा। वो व्यक्ति न्यायी होगा क्योंकि उसके अंदर की तृष्णा को साहस का संबल मिल जाएगा और विवेक का मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो व्यक्ति अपने आप ही न्यायपूर्ण कार्य करेगा और व्यक्ति न्यायी होगा। अब प्लेटो मानता है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ये उसके सिद्धांत हैं। जब हम प्लेटो को विस्तार से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानता है। इसलिए वो कहता है कि वही राज्य न्यायपूर्ण होगा जहाँ ये तीनों वर्ग संतुलन और समन्वय से अपना अपना कार्य करते हो, है ना। इन तीनों प्रवृत्तियों के आधार पर जो तीन वर्ग राज्य में बने हुए हैं वो समन्वय से अपना अपना कार्य अगर करते हों और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करते हों तो वो राज्य न्यायपूर्ण राज्य बन सकता है, या न्यायपूर्ण राज्य बन जाएगा। अर्थात राज्य के संदर्भ में हम देखें तो जब उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण मिल जाएगा और विवेक से मार्गदर्शन, अर्थात दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन, और सभी अपना अपना कार्य संतुलित तरीके से करेंगे। अपना अपना कार्य भी यहाँ ध्यान देने की बात है कि सबको अपना अपना कार्य करना होगा और संतुलित तरीके से करना होगा, तो वो राज्य स्वाभाविक रूप से या अपने आप ही राज्य न्यायपूर्ण बन जाएगा। इससे संबंधित सारणी यहाँ हमें दिखाई दे रही है कि ज्ञान जो मानव आत्मा की प्रवृत्ति प्लेटो मानते हैं, ज्ञान के आधार पर राज्य में दार्शनिक वर्ग का निर्माण होता है और उसके लिए उपयुक्त सद्गुण होगा विवेक। मानव आत्मा की प्रवृत्ति संवेग के आधार पर सैनिक वर्ग का निर्माण होगा और उसके लिए उपयुक्त सद्गुण होगा साहस। तृष्णा के आधार पर उत्पादक वर्ग और उसके लिए उपयुक्त सद्गुण है संयम, और चौथा और सर्वोच्च सद्गुण है न्याय। ये प्लेटो मानते हैं जो इन सभी सद्गुणों की संतुलित उपस्थिति, समन्वित उपस्थिति के सूचक हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की यहाँ पर कि प्लेटो ने दार्शनिक और सैनिक वर्ग को संयुक्त रूप से संरक्षक वर्ग कहा है। दोनों को, दार्शनिक वर्ग को और सैनिक वर्ग को संरक्षक वर्ग कहा है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का पहली बात, कोई विधिक महत्व नहीं। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हम सामान्यतः न्याय अभी वर्तमान में उसे कहते हैं जो संवैधानिक और कानूनी आधारों पर न्यायालय से प्राप्त होता है, पर प्लेटो के न्याय का कोई संवैधानिक कानूनी आधार नहीं है। ये थोड़ा सा भिन्न है, बल्कि ये नैतिकता से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि प्लेटो की नज़र में वो व्यक्ति न्यायी है जो अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है। मतलब अगर जिसमें जो सैनिक है अपना कार्य, सेना संबंधी कार्य अच्छे से करता है तो वो न्यायपूर्ण कृत्य करता है। दार्शनिक वर्ग के व्यक्ति अगर सही तरीके से अपना कार्य करते हैं, शासन का कार्य करते हैं, तो वो सही करते हैं। उत्पादक वर्ग अगर अपना कार्य अच्छे तरीके से करता है तो वो न्याय करता है। तो इस प्लेटो के न्याय सिद्धांत का वर्तमान जो न्याय की धारणा है इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी विशेषता दिखाई देती है कि न्याय एक समन्वयात्मक मानवीय सद्गुण है, ऐसा प्लेटो ने कहा। और उसने कहा कि मानव आत्मा में 4 गुण होते हैं: विवेक, साहस, संयम मतलब आत्मसंयम और न्याय।
और वही व्यक्ति पूर्णतः न्यायी होगा जिसमें शेष तीनों गुणों का सही मात्रा में समन्वय हो। जिस व्यक्ति में निहित तृष्णा को साहस का संबल मिल जाए और वह विवेक के मार्गदर्शन में काम करे तो वो व्यक्ति न्यायी होगा। तीसरी विशेषता प्लेटो के न्याय की संकल्पना में दिखाई देती है कि विस्तृत रूप में जो उसने न्याय की अवधारणा दी है वो वास्तव में एक आदर्श राज्य या समाज के गठन का माध्यम है। और यहाँ मुझे लगता है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आदर्श राज्य के गठन का माध्यम उन्होंने न्याय को बताया है। और प्लेटो कहते हैं कि क्योंकि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, तो जिस तरह से जब कोई व्यक्ति तीनों सद्गुणों के समुचित समन्वय से न्यायी बन जाता है, उसी तरह से यदि समाज में और राज्य में संयम प्रधान उत्पादक वर्ग को साहस प्रधान सैनिक वर्ग का सहारा मिल जाए और दोनों को ज्ञान या विवेक प्रधान दार्शनिक वर्ग का मार्गदर्शन, तो वो राज्य या समाज एक न्यायपूर्ण या आदर्श समाज बन जाएगा। यदि दार्शनिक शासक अपना कार्य विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करेंगे तो शेष दोनों वर्ग भी अपना अपना कार्य अच्छी तरह से करेंगे। सैनिक वर्ग उत्साहपूर्वक रक्षा का कार्य करेगा, उत्पादक वर्ग कठोर श्रम करके अधिक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करेगा और समाज में संतुलन और समन्वय का जन्म होगा। तीनों वर्ग सुचारू रूप से कार्य करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो समाज में न्याय की स्थापना होगी। अब ये एक स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा होगा ही। प्लेटो नगर राज्यों में उस समय जो बुराइयां प्रचलित थी उनको दूर करने के लिए ये न्याय की संकल्पना रचता है और उसको एक प्रभावशाली माध्यम मानता है। चौथी विशेषता जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में दिखाई देती है कि वास्तव में ये एक सिद्धांत कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत दिखाई देता है। और हम ये अभी भी जिक्र कर चुके हैं कि उसने मानवात्मा की 3 प्रवृत्तियों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटा। तो जिसमें तृष्णा या इच्छा की प्रधानता होगी वो उत्पादन का कार्य करेंगे, जिसमें संवेग प्रधान होंगे वो सैनिक कार्य करेंगे, जिसमें ज्ञान प्रधान होगा वो शासन का कार्य करेंगे। और इस तरह से प्रत्येक वर्ग का अपना निर्धारित कार्य होगा और कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और इस तरह से संपूर्ण समाज में न्याय की स्थापना होगी। तो एक्चुअल में न्याय सिद्धांत लगता है कि समाज में कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण के लिए कार्य की में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए निर्मित किया हुआ सिद्धांत है। एक और विशेषता साथ में जो अपने आप उत्पन्न हो जाती है इस न्याय की संकल्पना के साथ ही कि प्लेटो का न्याय एकीकरण का माध्यम दिखाई देता है, राज्य में एकता लाने का माध्यम दिखाई देता है। और क्योंकि जब तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं तो धीरे धीरे उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेते हैं और तब वो उस कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं। ऐसा करने से जब कार्य अधिक कुशलता से होता है तो ज़्यादा नागरिकों की आवश्यकताएं पूरी कर पाता है और इससे वर्ग भेद होते हुए भी उनमें संघर्ष नहीं होता और एकता की स्थापना होती है। सेबाइन भी कहते हैं कि प्लेटो का न्याय वह बंधन है जो समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। ये उन व्यक्तियों के पारस्परिक तालमेल का नाम है जिसमें से प्रत्येक ने अपनी शिक्षा दीक्षा और प्रशिक्षण के अनुसार अपने कर्तव्यों को चुन लिया है और उनकी अनुपालना भी करते हैं। एक और अंतिम विशेषता प्लेटो के न्याय सिद्धांत में दिखाई देती है कि वो कहता है कि न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब राज्य में दार्शनिक या बुद्धिजीवी शासक के द्वारा ही शासन किया जाए, अन्यथा न्याय की स्थापना होना मुश्किल है। ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत की मुख्य बातें थी। आलोचना की जाती है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, कहा जाता है कि ये एक पक्षीय है और ये केवल मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने वाली भावना दिखाई देती है, जिस तरह से न्याय का वर्णन प्लेटो ने किया है। निष्क्रिय कहकर के इसकी आलोचना की जाती है कि ये सक्रिय रूप से कुछ पॉजिटिवली लोगों को कुछ प्रदान नहीं करना चाहता, बल्कि व्यक्तियों को सिर्फ अपने कर्तव्यों की सीमा में बांधना चाहता है और उनको बस आत्मसंयमी मात्र बनाना चाहता है। उनको बस ये बताता है कि आपको अपना कर्तव्य करना है, अलग से कुछ न्याय के रूप में उनको कुछ प्रोवाइड नहीं कराता है सकारात्मक रूप से। एक आलोचना की जाती है कि यह अमनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है और केवल 3 वर्गों में बांटना मनोवैज्ञानिक रूप से गलत है। और ये भी जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति में एक ही गुण प्रधान हो। कोई भी व्यक्ति एक ही साथ बुद्धिमान, साहसी,
या क्षुधा प्रधान हो सकता है, और बल्कि कभी कभी ये तीनों गुण सामान्यतः दिखाई देते हैं एक ही व्यक्ति में। ये कहकर भी आलोचना की जाती है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कि ये अनावश्यक सामान्य ज्ञान का भंडार है, और किसी भी व्यक्ति को ये बताने की कहाँ जरूरत है कि उसको अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करना है। वो तो स्वाभाविक रूप से, जिसमें जो प्रवृत्ति प्रधान होती है, व्यक्ति अपने आप ही उस कार्य को चुनता है और करता है, तो उसको बताए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये न्याय सिद्धांत अनावश्यक सामान्य ज्ञान का भंडार है। एक और आलोचना की जाती है कि इससे वर्ग संघर्ष का उदय होगा, और जो 3 वर्गों में उसने समाज को बांटा है वो धीरे धीरे कठोर रूप धारण कर लेगा, और इससे संघर्ष का जन्म होगा। तो जो एकता का जो लक्ष्य था प्लेटो का, वो लक्ष्य खत्म हो जाएगा, और उस एकता के बजाय उल्टे संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। और अव्यवहारिक कहकर भी आलोचना की जाती है कि वर्तमान समय के विशालकाय राज्यों में प्लेटो की इस योजना की क्रियान्विति बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी कितनी भी आलोचना की जाए, अंत में कह सकते हैं कि भले ही कितनी भी आलोचना की जाए, पर एक भिन्न सोच हमको यहाँ दिखाई देती है, जिसे जानना राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है।